गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और इसकी कहानी में एक लड़का अपने गांव से बिलोंग करता था और शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता था, परेशान रहता था कि मेरी भी कोई शादी करा दो। जब लगातार ये शादी के लिए कहता, तो एक दिन एक दुल्हन आखिरकार मिल ही जाती है। और लेकिन जिस तरह से ये दुल्हन मिलती है, यह तय किया जाता है कि यह जो शादी होगी वह काफी सादगी के साथ होती है। शादी हो जाती है, मंदिर में शादी होती है, दोनों मिलते हैं और दोनों की शादी की बाद की जो सुहागरात वाली होती है, वो सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर की रहने वाली होती है, और दूल्हा जो होता है वो उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर का एक तीतरा एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है दूधा धारी। दरअसल दोनों की शादी होने के बाद जब दोनों सुहागरात मनाते हैं, तो उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर के आती है। वह खाने का सामान न केवल उस दूल्हे को दिया जाता है, बल्कि घर के जो बाकी सदस्य होते हैं वो सभी को दे दिया जाता है। अब अगला दिन निकलता है, तो जो आसपास की जो महिलाएं थी अगले दिन जो उस दुल्हन को देखने के लिए आ रही थी, और वो महिलाओं ने देखा कि पूरे घर के जितने भी लोग हैं, सब के सब बेहोशी की हालत में हैं, उन्हें होश नहीं है। और उन्हें जब होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन रात से ही जो सामान था घर का, सारा सामान समेट कर यहाँ से फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। अब जो दूल्हा है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम्हें थाने में जाना चाहिए। और थाने में जाने के बाद जब जब इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो दूल्हा यानी कि बादल सिंह एफआईआर दर्ज कराने के बाद वह एक मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन के साथ उसने सुहागरात मनाया, और रात में वह सामान समेट करके यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ ही जो उसके साथी थे उनमें से 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जब जेल लेकर के आती है, तो उसके बाद फिर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है, तो संबंधित धाराओं में से उनका मेडिकल परीक्षण करवाना जरूरी रहता है, ये देखने के लिए कि वह कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उनके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुम्हारी शादी इसी लड़की से हुई थी? तो दूल्हा कहता है कि जी बिल्कुल, मैं पक्के दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इसी से शादी की थी। एक बार कुछ कहना भी चाहते थे पुलिस वाले, लेकिन ना बताया जाए इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं थी। छुपाने वाला उसमें कुछ था नहीं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे को पता चलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। पहले तो उसकी काफी दिनों से शादी नहीं हो रही थी। शादी हुई भी तो एक ऐसी महिला से जो एड्स जैसी बीमारियों से पीड़ित थी। अब इसके बाद दुल्हन जाती है जेल, और जो उसके साथी होते हैं, बाकी 5 या 6 जितने भी लोग थे, वो सब के सब जेल चले जाते हैं। मुजफ्फरनगर के जो जेलर साहब होते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे, और दुल्हन से पूछा जाता है कि तुमने ऐसी कितनी शादियां की है, शादी करने के बाद जो लूटे हैं वो कितने दूल्हों को तुमने लूटा है? तो दुल्हन कहती है कि जी मैंने हाल फिलहाल में 5 दूल्हों को लूटा है। और एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हा दुल्हन को एड्स की बीमारी है, तो दूसरी तरफ यह जेल से खबर आती है कि उनके 5 और दलों के साथ ऐसे ही 5 और दूल्हों के साथ ऐसे ही ठीक उन्होंने शादी रचाई थी। यानी कि जो अपने अंदर की बीमारी है वो हो सकता है कि किसी दूल्हे को भी इसने परोस दी हो। अब पुलिस वालों को जैसे ही इसकी जानकारी पता चलती है, तो पुलिस वालों की भी नींद खराब हो जाती है। पुलिस वालों ने उन दूल्हों को तलाश करना शुरू कर दिया जिससे उन्होंने पहले शादी रचाई थी। जहां जहां तक ये खबर फैलती है, उस लुटेरी दुल्हन की चर्चा होना शुरू हो जाती है। और जो उसके 6 साथी होते हैं उनको भी जानकारी नहीं थी कि उस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी, गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगा। क्योंकि जो इस कहानी में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है, और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो भी बहुत भयानक आते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है कैमूर। दरअसल बात कर रहा हूँ 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर भभुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस
20 जनवरी 2020 की रात 11:30 11:30 बजे के आसपास की यह बात है। रास्ते में एक कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन लगता है। वहां से दो लड़के, एक का नाम दीपक सिंह और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रताप प्रकाश सिंह। और दीपक जैसे ही अपने स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन धीरे से चलने लगती है। इसी बीच में दीपक ने वीरेंद्र से कहा कि एक बोगी में मैंने देखा है कि उसमें सिर्फ एक अकेली ही महिला बैठी हुई है। अब जैसे ही यह बात दीपक सुनता है, उसने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा कि इसमें यकीन की क्या बात है, अभी भागकर देख लेते हैं। और यकीन कर लेते हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया और वह उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जिस बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई थी। अब देखते क्या है कि जो आगे की बोगी है या पीछे की बोगी हो, वो मुश्किल से मुश्किल एक दो मुसाफिर होंगे। उनमें कोई मुसाफिर था भी नहीं। कुल मिला के वो बोगी में बैठ जाते हैं और उस महिला को देखते हैं और देखने के बाद उसकी नीयत खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र ने प्लानिंग किया कि क्यों न इसके साथ कुछ किया जाए। उस महिला को वो छेड़ना शुरू कर देते हैं। उस महिला ने विरोध किया तो उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शोर मचाने की कोशिश करना भी नहीं, और अगर शोर मचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। वो महिला डर जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार करा जाए तो क्या करा जाए। उस बॉगी में जितने भी दरवाजे थे उनको बंद कर दिया जाता है और खिड़कियों को भी गिरा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो है भभुआ होता है, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे दोनों बारी बारी से उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। विरोध करने की स्थिति में वो इसलिए भी नहीं थी क्योंकि विरोध अगर उन्होंने किया तो उसके साथ मारपीट की, धमकी दी कि तुम्हें जान से मार देंगे। अब महिला शांत हो जाती है और उसके बाद फिर रोती थी, बिलखती थी, और कुल मिलाकर जैसे जैसे उसके साथ हो रहा था बलात्कार जैसी घटनाएं, उसके बाद दूसरा उस बात का वीडियो बनाया करता था। इस तरह का सिलसिला चल रहा था और स्टेशन आ जाता है अगला, भभुआ का रेलवे स्टेशन। भभुआ रेलवे स्टेशन पर जाकर के गाड़ी रुक जाती है। अक्सर ये दरअसल अंतिम रेलवे स्टेशन होता है और ये गाड़ी का अंतिम स्टॉपेज होता है। यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी फिर से बन करके चलने वाली थी। अब जीआरपीएफ की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन जब आकर के रुकती है तो उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि वो जाकर के प्रत्येक बॉगी, प्रत्येक डिब्बों में जाकर के देखते हैं कि ऐसा कोई मुसाफिर तो नहीं है जिसकी आंख लग गई हो या सो गया हो, क्योंकि रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो एक एक डब्बे को इस तरह से देखते हुए जा रहे थे कि कोई रुका हुआ तो नहीं है। और जो भी यहाँ से थे उन्हें कह रहे थे कि जाओ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नजर पहुंचती है एक ऐसे बोगी पर जहां से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब जब एक महिला कांस्टेबल होती है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है, साथ ही एक दरोगा होता है विजय शंकर तिवारी, वो तीनों दौड़ते हुए और दौड़ने के बाद उसी बोगी की तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे अंदर से बंद थे। अब तीनों पुलिस वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही झांक करके देखा जाता है और आवाज लगाई जाती है कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो भी हो जैसे भी हो शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने अब अपने तरीके से बातचीत की। अब दीपक और वीरेंद्र जो होता है उनकी हालत खराब हो जाती है और महिला भी अब जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब मुझे जल्दी से बचाओ या मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे हैं। कुल मिला जुलाकर दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो पुलिस वालों को चीरता हुआ एक लड़का वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन एक जो दूसरा लड़का होता है उसने, क्योंकि कपड़े पूरी तरह से पहने नहीं हुए थे, उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिल पाया। और जब संभलने का अवसर नहीं मिल पाया तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। साथ ही उस महिला को पानी पिलाया, उसको ढांसर दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिला से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, कहाँ से आ रही हो और अकेली क्यों हो। पुलिस वालों के काफी सारे सवाल थे। पुलिस वालों ने यह भी पूछा कि जो लड़के हैं तुम्हारे साथ जो ये गंदा काम कर रहे थे, क्या तुम उसे जानती हो या नहीं। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, या कब आए और कैसे आए, अचानक ही चलती ट्रेन में चढ़ गए थे, चलती ट्रेन में ही ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया। तभी उस महिला से बातचीत की जा रही थी कि तुम आखिरकार कहाँ से आ रही हो। तो उस महिला ने बताया कि उससे जो बताया उस महिला ने, उसे सुनने के बाद पुलिस भी थोड़ा परेशान हो जाता है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी। दरअसल महिला बताती है कि वह गया गई हुई थी। गया एक जगह है जो काफी फेमस जगह है और उसी में एक एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर है, वहां से वो दवाई लेने के लिए गई थी। दरअसल उससे पूछा गया कि किस चीज की दवाई के लिए, तो उन्होंने बताया कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है और अपने एड्स का इलाज मेरा वहीं से चल रहा है। मैं अक्सर वहां पर जाती हूँ। दरअसल यह जो ट्रेन है इसका नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस।
जो कि पटना से भभुआ चल करके आती है। शाम के 5:45 के आसपास से वहां से चलती है पटना से, और भभुआ रात को 12 बजे के आसपास वो पहुंचता है, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे। इसका आने जाने का एकमात्र ही रास्ता है, इसीलिए वह जा रही थी, वहीं से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो पुलिस वालों को एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा कि किस चीज का इलाज, तो उन्होंने फिर वही चीज रिपीट की कि मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसको उसके पति से मिली थी। उसके पति की हालात जब ज्यादा खराब हो जाती है, पति उसका बीमार हो जाता है, तो पति उसको छोड़ करके चला जाता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता। पति जब उससे अलग होता है, कुछ दिन के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन वो महिला नहीं जानती थी कि भभुआ थाना क्षेत्र के किसी एक गांव की ही वो रहने वाली थी। वो महिला होती है, जो बीमारी उसके पति को थी, वही बीमारी पति से उसके पास आ गई। और जैसे उसके पति की मौत होती है, कुछ महीनों के बाद उस महिला की भी हालत बिगड़ने लगती है। और अब बिगड़ने के बाद वो परेशान होकर के आखिरकार गया में जाकर के अपना इलाज करा रही थी, और इलाज के दौरान ही उसका आना जाना लगा रहता था। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की एक रात आएगी, वो रात इतनी भयानक होगी, दो लड़के उसका सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों ने एक लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया कि दीपक सिंह। उसके माध्यम से जो दूसरा लड़का था वीरेंद्र, उनकी उम्र 28 साल, और दूसरा होता है जो उसका 26 साल के आसपास। उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने बताया कि जो कुदरा नाम का एक जगह है, वहीं से उनका 20 किलोमीटर के आसपास, जिस जगह पे वो अभी मौजूद था, उससे 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है, वहीं पर एक चेती मोहल्ला है। कहा कि आखिरकार तुमने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि साहब, अचानक ही दिखाई दिया कि क्यों न इसके पास जाया जाए और इसके साथ कुछ गलत किया जाए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इनको एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। जैसे ही ये बात उन लड़के को पता चलती है, तो वो लड़के परेशान हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोगों को जब यह बात पता चलती है, तो परिवार के लोगों का भी बुरा हाल होता है। लेकिन इस बीच में महिला के साथ वो गलत और घिनौना कृत्य कर रहे थे। उस महिला ने अपनी बात कहने की कोशिश की थी, बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लड़कों ने उस महिला का मुंह बंद करके उसे चुप रहने की हिदायत दी थी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन उस महिला ने अपनी जान बचाते हुए सोचा कि जो कर रहे हैं करने दो, वो भी शांत हो जाती है। और उन लोगों को वो जो मिला है बरसात में, पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 376 डी, धारा 34, आईटी एक्ट 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अब इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उस वक्त तो उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। मैंने इस घटना के संबंध में और जानकारी की तथ्य जुटाने की कोशिश की। इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, पुलिस ने उन्हें चार्जशीट लगाकर जो कोर्ट में भेजी होगी, तो उसके बाद क्या सजा मिली थी। जो स्टेशन अधीक्षक होते हैं भभुआ के, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश हुई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी तो उन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद जीआरपीएफ थाना प्रभारी को भी फोन लगाया गया, उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई कि इसका भविष्य क्या रहा होगा। वो तो जो रहा होगा होगा ही, लेकिन जिस तरह से उन दो लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया है, उसके बाद तो उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाठी की आवाज की गूंज इस बात की पूरे सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से हर जगह चारों तरफ फैल जाती है। कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर के उस थाना क्षेत्र में एक गांव का रहने वाला लड़का, जो लगातार शादियों के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार दुल्हन मिलती भी है तो ऐसी मिलती है जिनको एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है, और वो उनसे शादी कर लेता है, लूटपाट करके भाग जाता है। ठीक इसी तरह से उसने कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने पहले 4-5 शादियां और की थी। हालांकि उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है। खैर, यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कहानी में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।